अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान में सच बोलना एक संगीन जुर्म समझा जाता है। और सच बोलने की सूरत में जो हमारे लीडर्स का हाल हुआ माजी में, अगर आप देखें माजी को उठाकर देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सच बोलने की सूरत में फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया गया। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सच बोलने की सूरत में अपनी शहादत देना पड़ी। नवाज शरीफ साहब को सच बोलने की सूरत में मुल्क से दरबदर होना पड़ा, मुल्क से जिला वतन होना पड़ा। ये वो लीडर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान में सच बोला, लेकिन इनको सच बोलने की सूरत में सजाएं सुनाई गई। इसी तरह का एक जो आपको फैसला आप सबको पता है कि एक 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अब के भी मौजूदा सिटिंग जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिन्होंने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया, उनको सच बोलने की सूरत में किस हद तक अजियत का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ आपके सामने है। और तारीख जब इन चीज़ों को लिखती है ना किताबों के अंदर, तो फिर इसके हवाले दिए जाते हैं। इसी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो 2017 में फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया था, उस फैसले में उन्होंने सच को, हकीकत को बयान किया और बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया। जब उन्होंने सच और हकीकत को बयान किया तो उनको इस सूरत के अंदर ना तो उनको जो है वो आप कह सकते हैं कि ना तो उनको कोई फ्री हैंड दिया गया, ना ही उनको किसी हद तक कोई सपोर्ट किया गया, बल्कि उनको थ्रेट किया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। एक फैजाबाद धरना केस का फैसला अगर आप उसको पढ़कर देख लें तो आपको पता चलेगा कि उस केस के अंदर, उस फैसले के अंदर किन शख्सियात का नाम है और किन शख्सियात ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मिसयूज़ करने के लिए, उसका गैर आइनी इस्तेमाल करने के लिए किस हद तक जो है वो उन्होंने इकदाम उठाए। अगर आप उस फैसले को पढ़ लें, उस फैसले के अंदर उन शख्सियात के नामों को पढ़ लें जिन शख्सियात ने फैजाबाद धरना केस के अंदर बाकायदा तौर पर धरने के लोगों को इस्तेमाल किया, धरने के शुरा को पैसे दिए, उनके अंदर पैसे बांटे, और कैसे उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जज को जब उन्होंने ये फैसला सुनाया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, कि उसमें किन शख्सियात के नाम थे। खैर मैं अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि हर शख्स को अपनी जान कुर्बान होती है, तो मैं अपनी जर्नलिस्टिक टर्म्स को सामने रखते हुए उनके नाम नहीं लूँगा। सबको पता है वो कौन थे और वो कौन करवाता था धरने, तारुल कादरी को कौन लेके आता था, उसके बाद जी इनको धरने के शुरा को कौन निकलवाता था। सबको पता है कि यह हुकूमतों के खिलाफ धरने कौन करवाता रहा, 2014 का धरना किसने करवाया, ये सबको पता है। और सबको पता है कि सानिया मॉडल टाउन में ये जो सारा कुछ हुआ था, इसके पीछे कौन सा हाथ था। मैं नाम नहीं लूँगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला जारी किया, उसके बाद उनकी जो है वो जान, उसको ख़तरा लाहक, उसके बाद उनको थ्रेट किया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया कि जी तुमने ये क्यों किया। और उसके बाद ये जो उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया था 2017 के अंदर, फैज़ाबाद धरना केस का एक तारीखी फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अदालत उज़्मा का एक तारीखी फ़ैसला, उसके एक दलेर और बहादुर जज का तारीखी फ़ैसला जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इस सिलसिले की एक कड़ी जब उन्होंने ये फैसला जारी किया तो उनके खिलाफ क्या हुआ आप सबको पता है। पाकिस्तान में सच बोलना एक जुर्म है। पाकिस्तान में जो सच बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। सेनेटर उस्मान काकड़ के साथ क्या हुआ था, सेनेट में उन्होंने जो जज्बाती खिताब किया था, उनके सर पे किसने कुल्हाड़े मारे, सबको पता है। उसमें कौन इन्वॉल्व था, सबको पता है। ये तो बातें छुपने वाली नहीं है। लेकिन अब कौम के सामने सच आ रहा है, किस किस की जुबान दबाओगे, किस किस का मुंह बंद करवाओगे, किस किस की जुबान को ताले लगवाओगे। जब उन्होंने ये बात कही, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने केस में उस केस के जो वो ऑथर थे, उस केस का जो उन्होंने फैसला दिया, उसके बाद जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने बदला लेने के लिए ये जो हमारे सो कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के आरिफ अलवी साहब, इनको जी वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की कि जी सदारती एक रेफरेंस फाइल किया जाए कि जी हमारे तक एक एप्लीकेशन आई है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी एहलिया की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पूरे केस का हवाला मैं बड़ी तफसील के साथ, डिटेल्स के साथ आपको दूंगा। कोई भी इसमें जो है वो आगे पीछे बात नहीं होगी। जहां से ये केस स्टार्ट हुआ वहीं से लेकर
इसके इख्तिताम तक आपको ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। आज मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर सदारती रेफरेंस फाइल किया गया सदर मुमलिकत की जानिब से, और सदर मुमलिकत ने एक सदारती रेफरेंस फाइल कर दिया जस्टिस काजी फाइज ईसा की एहलिया सरीना ईसा साहिबा के खिलाफ। और उस रेफरेंस के अंदर ये जो है इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा गया, और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उस दरख्वास्त के अंदर कि जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, उनकी एहलिया सरीना ईसा की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आला सतह के ऊपर एक लार्जर बेंच बनाए जो इस मामले की तहकीकात करें। ले जी, उस केस का 2019 के अंदर ये केस स्टार्ट होता है, और उसके बाद जब ये केस स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ये प्रोसीडिंग्स, ये सारा कुछ स्टार्ट हो गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लार्जर बेंच बनाया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 10 रुकनी लार्जर बेंच बना, जिस लार्जर बेंच के अंदर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो इस बेंच को हेड कर रहे थे, उस बेंच के सरबराह थे। ये बेंच बन गया, इसने जी तहकीकात की, इसने अपनी जो है वो पूरे ज़ोर के साथ, पूरे ज़ोर शोर के साथ इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की। सदर मुमलिकत की जानिब से ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इनकी एहलिया सरीना ईसा साहिबा की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये जो रेफरेंस था, इस रेफरेंस के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहकीकात की, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने खुद को अदालत में पेश किया, खुद को अदालत के कटहरे में पेश किया, अपनी एहलिया को अदालत के कटहरे में पेश किया, सबूत दिए, एविडेंस प्रोवाइड किए, बताया कि जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर उन्होंने अपना जो है वो पूरे इनकम टैक्स गोशवारों का जो पूरा रैकेट था वो अदालत में दिया। उन्होंने बताया कि किस किस टाइम वो मुलाजमत करती रहीं, किस किस टाइम उन्होंने जो है वो बतौर एक टीचर के, जो वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाती रहीं, एक खबर आई थी और बताया गया कि जी वो किस तरह से वो मुलाजमत की। उन्होंने सारा डिटेल रैकेट जो था वो अदालत उज़्मा में पेश किया गया। लेकिन फिर जो हुआ, फिर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर जो हुआ, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एहलिया ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पूरे एविडेंस प्रोवाइड किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2020 में एक फैसला आ गया, और वो ये कि जो सदर मुमलिकत की जानिब से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्वैश कर दिया, उसको कलअदम करार दे दिया। और जिस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि खैर मेरी नज़र में तो जजेस का बहुत एहतराम है, मैं अपनी अदालत उज़्मा के ऑनरेबल जजेस का, उनकी प्रोसीडिंग्स का एहतराम करता हूँ, उनके जो दलाइल है उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन जो फैसला आया, उस फैसले के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जी जो 10 रुकनी बेंच है, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये जो बेंच इस केस की प्रोसीडिंग्स कर रहा था, समाप्त कर रहा था, वो 10 रुकनी बेंच इस नतीजे पर पहुंचा है कि सदर मुमलिकत की जानिब से दायर प्रेसिडेंशियल सदारती रेफरेंस को क्वैश किया जाता है, उसको कलअदम करार दिया जाता है, और साथ साथ 7 जजेस का ये फैसला कि इस केस के साथ साथ जहां पर ये सदारती रेफरेंस को क्वैश किया गया, उसको कलअदम करार दिया गया, तो वहीं पर इनकी एहलिया सरीना ईसा की प्रॉपर्टीज़ की तहकीकात के लिए ये सारा जो टास्क है ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंप दिया जाए, FBR को सौंप दिया जाए। अब ये केस जो था, इसमें माहिर कवानीन जो हैं वो तो सर पकड़ कर बैठ गए कि भाई ये केस तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जानिब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है उसको क्वैश कर दिया, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंची है कि जी इस केस के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैसे कर सकता है, जब आपने एक केस का फैसला ही सुना दिया कि जी सदर मुमलिकत की जानिब से एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसको फाइल किया गया, उसके ऊपर तहकीकात हुई, और 10 रुकनी बेंच जो है वो तो इसी नतीजे पर पहुंचा ना, वो तो इसी नतीजे पर पहुंचा कि 10 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एहलिया सरीना ईसा जो हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे, जो एक रेफरेंस फाइल हुआ, 10 रुकनी बेंच ने तो पूरे ये फैसला दिया कि जी हम तो इसको क्वैश करते हैं, इसको कलअदम करार देते हैं। इसमें तो 10 जजेस का
अक्सरियत के साथ एक फैसला था, लेकिन बाद में जब उनकी प्रॉपर्टीज की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात आई तो 7 जजेस का ये कहना था कि जी मामला एफबीआर को भेज दो, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दो, वो तहकीकात कर लेंगे। ले जी, वो तहकीकात के लिए 10 रुकनी बेंच जो है वो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने ये फैसला जो है वो तहरीर किया। लेकिन कुछ जजेस हजरात ने इनकी एहलिया की जायदादों के लिए जहां पर ये टास्क फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपा, तो फिर वहीं पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एहलिया सरीना ईसा साहिबा ने इसके ऊपर नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी कि जी इसके ऊपर नजर सानी की जाए। ये मामला कैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जा सकता है जब बार बार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन चेंज हो रहे थे, बार बार वो जो नौशीन साहिबा थी, मुझे उनका नाम भूल गया, नौशीन हामिद साहिबा थी, आई थिंक वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की चेयरमैन थी, बड़ी अच्छी, बड़ी कॉम्पिटेंट, बड़ी जो है वो दलेर खातून थी। उनको भी तब्दील कर दिया गया, जावेद गनी आ गए। जावेद गनी का तो मुझे पता है, जावेद गनी को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जावेद गनी आ गए। उसके बाद जी बार बार 5 से 6 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन आ रहे हैं, तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा था कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्या ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस पर असरअंदाज होने के लिए बार बार अपनी मनपसंद लोगों को जो है वो चेयरमैन एफबीआर बनाना चाहती है कि वो शख्स जो इनके ताबे होकर काम करे, जो इनके अंडर काम करे, जो इनकी अंडर ऑब्जर्वेशन काम करे, इनकी बात माने, इनकी हदायत माने। क्योंकि शक तो यही जा रहा था ना कि जिस तरह नौशीन साहिबा को चेंज किया, जावेद गनी आ गए, तो ये इससे मामला जो है वो शकूक व शुबहात इससे बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे थे। लेकिन अब जो मैं आपको केस के साथ साथ जो है वो इसका हवाला दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल जो है वो विद फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, एक एक करके पूरी डिटेल के साथ लाइन वाइज की ये केस कैसे चला। फिर जी हुआ क्या कि जी उन्होंने नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर सानी की दरख्वास्त दायर की गई तो फिर आपको पता है कि लास्ट ईयर 2021 में भी एक फैसला आया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनको कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये था कि जी अभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसकी तहकीकात करेगा और उसके बाद फिर किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेगा। आप सबको पता है कि ये केस बहुत ज़्यादा इसको तवील करने, इसको जो है वो एक तूल देने के लिए इस केस के अंदर जो है वो डिले टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़रोग नसीम, शहजाद अकबर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इन 3 शख्सियात का क्या किरदार था इसके ऊपर भी आने जा रहा हूँ। ये जी जो आप सबको पता है कि ये सब कुछ हुआ, इसमें जी फ़रोग नसीम साहब जो हैं वो और शहजाद अकबर साहब जो क्लेम कर रहे थे कि जी इनकी अहलिया ने ये सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई, ये जायदादें बनाई, ये जायदादों का रिकॉर्ड नहीं पेश कर सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनकी हदायत के ऊपर ये सब कुछ हुआ था ना, तो जिसके ऊपर फ़रोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो काम कर रहे थे, अपने मनपसंद अफराद को वज़ीर आज़म साहब ने इस्तेमाल किया। और उसके बाद फ़रोग नसीम साहब जो हैं वो तो पूरी कौम को यही नवीद सुनाते रहे कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब नहीं बचेंगे इस केस में, उनके खिलाफ जो तहकीकात होनी है, आला सतह की जो तहकीकात हो रही हैं अदालत उज़्मा में, उसमें तो वो बच ही नहीं ना सकते, उसमें तो उनके पास बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूरी कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि जी ये कोई करप्शन की है, कोई कोई इलीगल तौर पर जो है वो असासे बनाए हैं, कोई इलीगल तौर पर प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। लेकिन जब तहकीकात हुई तो उन तहकीकात में जब 2020 में ही वो रेफरेंस, सदारती रेफरेंस जिसको कलअदम करार दिया गया, उसके बाद जो नजर सानी दरख्वास्त दायर की गई सरीना ईसा साहिबा की जानिब से इस बात के ऊपर कि ये मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपा जा रहा है, कि उसको कहा गया कि जी इस मामले की तहकीकात करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एहलिया की नजर सानी की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर जी ये दोबारा से ये लार्जर बेंच जो है वो बैठ गया। और उसके अंदर हुआ क्या, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जस्टिस गुलजार जो अब रिटायर होने जा रहे हैं, 1-2 दिन खैर रह गए हैं, उनके ऊपर तो मैं बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि बिल्कुल वक्त का ज़िया है। एक ऐसा शख्स जिसने इस केस के अंदर, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के केस के अंदर किस हद तक जो है वो डिले टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया कि जी जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मज़हर आलम और जस्टिस मकबूल बाकिर को बेंच से अलहदा करने के लिए उन्होंने ये हरकत की कि जी इनको किसी तरह बेंच से अलहदा कर दिया जाए। अब ये तीनों जजेस जो हैं बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, और ये तीनों जजेस शुरू दिन से जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के अंदर उसी बेंच का हिस्सा है जिस केस के अंदर अभी तक की जो मैं बात कर रहा हूँ उस केस को
जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जिस बेंच को हेड कर रहे थे उस बेंच का ये तीनों जजेस, ऑनरेबल जजेस जो हैं उसका हिस्सा है। अब ये तीनों जजेस उस बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मजहर आलम काका खेल, और उसके बाद जो है वो ये जस्टिस क्या कह सकते हैं मकबूल बाकर, तीनों जजेस। इन तीनों को नजरसानी से हटाने के लिए जस्टिस गुलजार ने पूरी तरह कोशिश की, लेकिन फिर वो अंडर प्रेशर हो गए। जाहिर सी बात है, जजेस का दबाव, उसके बाद जजेस ने बड़ी इसके ऊपर तनकीद भी की। फिर उसके बाद बार काउंसिल्स की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी इस पर तनकीद हुई कि ये मामला है क्या, कि जस्टिस गुलजार ये काम क्यों करना चाह रहे हैं। जस्टिस गुलजार ने जब ये हरकत करने की कोशिश की तो फिर इसके ऊपर जजेस हजरात जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा अपने, आप कह सकते हैं कि एक इख्तलाफ का इजहार किया। इसके ऊपर बार काउंसिल्स ने किया, क्योंकि जो जजेस बेंच का हिस्सा होते हैं वही नजर सानी की दरख्वास्त सुनते हैं। जब यही जजेस शुरू दिन से जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस का जो है वो बेंच का हिस्सा थे, तो यही नजर सानी की दरख्वास्त सुनेंगे ना, कोई और जज तो बाहर से नहीं आ जाएगा। तो ये इसके ऊपर जी खैर एक बड़ी जो है वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई जस्टिस गुलजार साहब की जानिब से, जो अब खैर रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद होता गया कि जी जाहिर सी बात है, लाजमी होता है कि जिस जज ने पहले दिन से केस को हेड किया है, उस केस का वो, उस केस के उस बेंच का वो वहाँ पर उसको, उस बेंच को वो हेड कर है। तो ये जो तीन जजेस हैं ये शुरू दिन से तो उस बेंच का हिस्सा थे। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का केस है, तो ये तीन जजेस ने ही तो नजर सानी की दरख्वास्त सुननी है, बाहर से तो कोई बंदा नहीं आना था। अब 9 माह बाद जो नजर सानी की दरखास्तों के ऊपर फैसला आया, उसमें जी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एहलिया सरीना ईसा साहिबा की नजर सानी की दरख्वास्त को अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। 6-4 के तनासुब से ये फैसला आया। 4 जजेस ने इनके खिलाफ जो है वो फैसला दिया। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो इस बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, ये जो 4 जजेस थे इन्होंने इस केस के अंदर जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस उमर अताब बंदयाल, ये जो इस केस के अंदर आपको मैं बताता हूँ कि जो इस बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, उनके जो 4 जजेस हैं उन्होंने एक साइड पर फैसला दिया, उन्होंने मुखालिफ फैसला दिया, और 6 जजेस ने जो है वो इनके हक में फैसला दिया। जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये जो 4 जजेस थे इन्होंने खिलाफ फैसला दिया। और 6 जजेस ने जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया, इस फैसले को मुस्तरद कर दिया कि जो उन्होंने कहा था कि जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इस मामले की तहकीकात का हुक्म देते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एहलिया सरीना ईसा साहिबा की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन करें। लो जी, 6 जजेस ने उनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट। 6 जजेस ने उनके इस फैसले के खिलाफ अपनी चार्जशीट दे दी। अब ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का केस है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 6 जजेस हैं उन्होंने तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के इस फैसले को ही रिजेक्ट कर दिया कि जी जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तहकीकात का हुक्म दिया गया वो गलत था। 6 जजेस ने अपने इस फैसले में लिखा कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तहकीकात का हुक्म दिया गया था वो सरासर गलत था। इस फैसले के कानूनी नकात आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस फैसले के इम्प्लीकेशंस जो हैं उसको भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद जी ये जो उनके सर के ऊपर एक तलवार लटक रही थी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के, वो अब ख़त्म हो चुकी है। ये केस अपने इख्तितामी मराहिल तक पहुंच चुका है। जो 2019 में स्टार्ट हुआ, 2020 में फैसला आया, 2021 में फैसला आया, 2022 में अब जाकर इसकी नजरसानी दरखास्तों को अक्सरियत से मंजूर करने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एहलिया सरीना ईसा साहिबा के हक में फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जज का एहतसाब होना लाजमी है। एक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह है, लेकिन उसकी एहलिया, उसके बच्चे, अगर उनकी तहकीकात होंगी तो वो जज पर असरअंदाज नहीं होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है। बहुत अच्छी बात की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि भाई एक जज जिसके खिलाफ कोई आपने रेफरेंस फाइल किया है,
वो तो उसकी एहलिया के जो है वो इमा पर किया ना, कि उसकी जी एहलिया की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज थी, तो जी उसकी एहलिया का जो है वो जी ये हिसाब किताब है, ये प्रॉपर्टीज थी, ये सारा फलां फलां जो है वो ही गंद इकट्ठा कर दिया हुकूमत ने, कि जी ये इस हुकूमत ने कहा कि जी वो इनकी एहलिया के ऊपर जो है ना वो जी इल्ज़ामात है, तो जी काजी फैजी साहब को हटा दो। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बात की, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। पता नहीं कौन सी लॉ की डिग्री लिया फ़रोग नसीम जैसे टाउटों ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बात की कि ओ भाई, जो जज है अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो करेगा तहकीकात। आप कौन होते हैं ये बात करने वाले के जी उसकी एहलिया ने प्रॉपर्टीज बनाई तो जी जज को ही उतार दो। ओ भाई, जज की एहलिया की प्रॉपर्टीज का जज के साथ क्या ताल्लुक है? बात तो समझने वाली है। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस जाए, अगर जज के ऊपर इल्जामात हैं तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान खड़ा कर देगी, फारग कर देगी, गाली मुक गई मुख्तारिया। जब आपने ये बात की कि जी जज की एहलिया की प्रॉपर्टीज हैं, जज के बच्चों के नाम पर एसेट्स हैं, तो जी जज को फारग कर दो, ये कौन सी अदालत का फैसला है? यही तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि भाई आप कहते हो, फ़रोग नसीम का अब मौक़िफ़ सुने ना। फ़रोग नसीम ने कहा कि जी जज जो है अगर उसका एहतसाब नहीं हो सकता तो फिर सियासतदानों का एहतसाब कैसे हो सकता है? भाई ये बात नहीं हो रही। कोई अक्ल को इस्तेमाल करें कि जज जो है उसके लिए कोई और लॉ है, सियासतदानों के लिए कोई और लॉ है, पार्लियामेंटेरियंस के लिए कोई और लॉ है, जज के लिए कोई और लॉ है। जज जो है वो एमएनए एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ता, जज मेरिट की बुनियाद पर आता है। जजेस के लिए एक और लॉ उसको इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंटेरियंस अपने जो है वो इलेक्शन लड़ने के सिलसिले में जब वो इलेक्शन लड़ते हैं, एमएनए एमपी सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनको अपने एसेट्स शो करना होते हैं, अपने असासे जाहिर करना होते हैं, उनको अपना जो है वो प्रॉपर्टी का रैकेट पेश करना होता है। उनके लिए लॉ ये है कि अगर वो अपने असासे छुपाएंगे तो वो आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक डिस्क्वालीफाई हैं। अब जज के ऊपर ये चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, जजेस के लिए कोई और लॉ है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो, जजेस के ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जी वो उनके लिए कोई और लॉ इस्तेमाल किया जाए, इनके लिए कोई और लॉ इस्तेमाल किया जाए, भाई खुदा का वास्ता पहले केस को तो पढ़ लो कि केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा क्या है। आपने शहजाद इकबाल साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है, फ़रोग नसीम साहब, आपने उनके प्रोग्राम में बैठ के कि जी अगर वो जज का एहतसाब नहीं हो सकता तो फिर एडिशनल जज का एहतसाब भी नहीं हो सकता, फिर सेशन जज का एहतसाब भी नहीं हो सकता, फिर जी वो छोटे जजेस का भी एहतसाब नहीं हो सकता, फिर सियासतदानों का भी एहतसाब नहीं हो सकता। क्या बेवकूफ़ों वाली सोच है, क्या बेवकूफ़ों वाला माइंड सेट है यार। खुदा का वास्ता है अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। क्या बात क्या कर रही हो आप? किस टाइम क्या बात कर रहे हो? प्रोग्राम में बैठ के, लाइव बैठ के आप बोंगियां मार रही हो। आपको पता ही नहीं, आपने लॉ ही नहीं पढ़ा, आपने कभी वकालत ही नहीं की। आपने तो बड़े एहतराम के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के आप वकील, परवेज मुशर्रफ के आप वकील, अल्ताफ हुसैन के आप वकील, वज़ीर आज़म साहब के आप वकील, 4 पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात के वकील होने के बावजूद आपको नहीं पता कि लॉ क्या है। आप इसके ऊपर बात कर रहे हो। रशीद रिजवी साहब ने, जो हमारे कानून है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छी बात की कि पहले इस फैसले को पढ़ लें, उसके बाद इस फैसले के ऊपर तनकीद करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले के अंदर क्या तहरीर किया है, क्या लिखा है। जो इसके ऑथर हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने इस फैसले के अंदर क्या लिखा है। जो इसके ऊपर तनकीद हो रही है, इसके ऊपर ही आने जा रहा हूँ। इसके ऊपर जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब को तो खैर अब उनके पास तो कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो इसके ऊपर तनकीद करें, और उनको तो पूरी कौम से बल्कि माफ़ी मांगनी चाहिए। शहजाद अकबर तो खैर जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके पैक करके वो बाहर चला जाएगा। फ़रोग नसीम साहब जो हैं, उनको तो जो जहाँ पर उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास अब कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो इस फैसले के ऊपर तनकीद करें। अब उनके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं रहा कि वो इस फैसले के ऊपर बैठकर अपनी काबीना को अब एतमाद में लें और उसको कहेंगे जी हमें दोबारा से इसके ऊपर कोई नया हंगामा खड़ा कर देते हैं। इतना हंगामा खड़ा करने के बाद जब इतने आपके हिस्से में इतनी रिकॉर्ड किस्म की जलालतें आ चुकी हैं, तो फिर आपके पास कोई जो है वो कानूनी फॉर्म नहीं है जिसके ऊपर जाकर आप एक बार फिर इस केस को चैलेंज कर सकें।
अब आ रहा हूं जी जस्टिस याह्या अफरीदी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, जिन्होंने इस केस के अंदर अपना एक इजाफी नोट दिया है, उन्होंने कहा कि ये जो गैर कानूनी हदायत दी गई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से फ़रोग नसीम को और शहजाद अकबर को, ये जो गैर कानूनी हदायत फ़रोग नसीम को और शहजाद अकबर साहब को वज़ीर आज़म साहब की जानिब से दी गई, इसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी चोरी पकड़ी गई है। ये किस तरह पकड़ी गई है? उन्होंने कहा कि जी इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने ये जो गैर कानूनी इकदाम उठाया है, इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी जो जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने इसके अंदर अपना एक इजाफी नोट तहरीर किया और उस इजाफी नोट में उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब ने और फ़रोग नसीम साहब ने गैर कानूनी हदायत दी जिसकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तौसीक की, जिसको वज़ीर आज़म साहब ने एक्सेप्ट किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के अंदर गैर कानूनी हदायत दी गई फ़रोग नसीम साहब को और शहजाद अकबर को, इसकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तौसीक की और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जानबूझकर जो है इस केस को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जज के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएं और उसकी शोहरत को, उसके किरदार को मुतासर किया जाए। अब इसके बाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं सोच रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर इस कौम को चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर कहानियां सुनाते हैं, रियासत मदीना की मिसालें देते हैं, अब उनके पास क्या अखलाकी जवाज़ रह गया कि वो इस ओहदे पर बरकरार रह सकें, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज की जानिब से, बल्कि 6 जजेस आपके, जो 6 जजेस हैं उन्होंने, जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हक में फैसला दिया है, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ ये फैसला दिया। तो उसके बाद इमरान खान साहब को तो बतौर चीफ एग्जेक्टिव के, बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर के रिजाइन कर देना चाहिए, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि ये फैसला तो उनके खिलाफ आया। ये फैसला तो जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं वो डायरेक्टली तौर पर गवर्नमेंट के ऊपर जा रहे हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को तो मुस्ताफी हो जाना चाहिए इस केस के बाद, जिस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हुकूमत ने बड़े तमाद के साथ चैलेंज किया था कि जी इनकी एहलिया सरीना ईसा साहबा की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जी इस रेफरेंस को जो है वो इस्तेमाल किया गया और उसके बाद इल्ज़ामात लगाए गए, तो इनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब के केस में जो 6 जजेस हैं उन्होंने कहा कि जी FBR को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। तो वहाँ पर एक बड़े एहतराम के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस बेंच के सरबराह हैं, 6 जजेस ने उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जो उन्होंने कहा था ना कि इसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भेजा जाए, तहकीकात करवाई जाए, तो 6 जजेस ने अब अपने फैसले में लिखा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तहकीकात का हुक्म देना जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में सरासर गलत था, सरासर गलत था। तो उसके बाद क्या जवाब रह जाता है कि आप लोग कहें कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा गलत है। ओ भाई, 2 सालों तक उस शख्स को आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में घसीटने की कोशिश की, एक सिटिंग जज को उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इस हद तक गए कि जी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन जाए, कहीं वो जी हमारे खिलाफ फैसला ना दे दे, कहीं वो जी उन ताकतवर लोगों के खिलाफ फैसला ना दे दे जिनके खिलाफ उसने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया था। ये सारा कुछ जो हुआ ये आपके सामने है ना, ये सारा कुछ जो होता रहा ये आपके सामने है, ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। इसके बाद ही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पीछे वही हाथ थे जो पाकिस्तान में जमहूरियत को दागदार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप सबको पता है कि कौन है, सबको पता है कि ये कौन करवाता रहा, किसने ये बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम किया, कौन इसके पीछे इस्तेमाल करता रहा, किसको इस्तेमाल करता रहा, किस वक्त किसने जो है इस केस के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को थ्रेट किया, उनकी एहलिया को थ्रेट किया। सरीना ईसा साहिबा ने ख़त लिखे, मुद्दत बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई कि जी थ्रेट किया जा रहा है, मेरे शोहर को थ्रेट किया जा रहा है, मुझे थ्रेट किया जा रहा है, हमें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस दिन
हाई कोर्ट पैदल आए, उस दिन उन्होंने कहा कि जी मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। इस नजर सानी की दरख्वास्त के फैसले से कुछ दिन पहले जब वो खिताब करके गए तो उन्होंने कहा कि जी मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। यहां तक वो बोल कर गए, यहां तक उन्होंने बोला। अब इसमें हुकूमत पाकिस्तान के लिए तो शर्मिंदगी है, जितनी मर्जी इकट्ठी कर लें, जलालतें हैं जितनी मर्जी इकट्ठी कर लें, फ़रोग नसीम साहब कर लें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कर लें, शहजाद अकबर कर लें, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब कर लें। आरिफ अलवी साहब तो बड़े खुश जी, मेरे इमाम पर जी एक सदारती रेफरेंस किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्वेश्चन कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तहकीकात के लिए जब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हदायत दी तो फ़रोग नसीम का कहना था कि जी हम तो जीत चुके हैं, मेरे तो मौक़िफ़ की जीत हो चुकी है जी, मेरे तो मौक़िफ़ की जीत हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज ने मेरे इस जो है वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है कि जी ये जज साहब जो हैं इनके खिलाफ तहकीकात करवाई जाए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, एक आला सतह की तहकीकात करवाई जाए। जब वो तहकीकात होती हैं तो कुछ नहीं निकलता, फिर जलालतें कमाई, फिर जो है वो आलमी रिकॉर्ड कमाया जलालतों का। अब उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो ऑथर थे उस केस के, एक तो बड़ी कह सकते हैं कि एहतराम के साथ उनके खिलाफ तो 6 जजेस ने जो है वो फैसला दे दिया कि आपका भाई ये मौक़िफ़ ही गलत था, जो आपने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले की तहकीकात के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टास्क दे और वो सरीना ईसा साहिबा की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन करे। ये केस अपने अख्तामी मराहिल तक पहुँच चुका है। हुकूमत पाकिस्तान अपने लिए कब्र खोद ले या कब्रें खोद ले, ये हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला करना है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुरखरू हो चुके हैं, अब हुकूमत की खैर नहीं है। मुस्तकबिल में हुकूमत, जिस दिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हाथ लग गई, जिस दिन वो ताकतवर शख्सियत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हाथ लग गए, उस दिन इस मुल्क में बहुत बड़ा खेल तमाशा होगा जो देखने वाला होगा। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।